अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस लेक्चर सीरीज में आज दूसरे दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही मिल रहे हैं। आज षटकर्मों पर थोड़ी साइंटिफिक वैज्ञानिक बातें हमारे साथ श्रीमती अमी भट्ट साझा करने वाले हैं। और अमी भट्ट राजकोट से हैं और योग के क्षेत्र में काफी सालों से साधना में और अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं और मुदिता टीम के वो फैकल्टी मेंबर भी हैं। तो मैं अमी बहन से कहूँगा कि आज का उनका जो व्याख्यान है वो शुरू करें। अमी बहन। हरिओम सर, हरिओम सभी को। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम षटकर्म के विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, मुझे स्क्रीन शेयर करना है। तो शेयर स्क्रीन करके कर पाएंगे? तो आज का जो सब्जेक्ट है इफेक्ट्स ऑफ क्रिया ऑन जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। पिंकी सरस चालू थयो छे। तो सबसे पहले जानेंगे कि योग को एक विज्ञान के रूप में हम सब ने स्वीकार किया है और उससे भी अधिक एक लाइफस्टाइल के तौर पर भी हम इसे देख रहे हैं और समग्र दृष्टिकोण के साथ उपचार के रूप में भी इसे खोजा जा रहा है। हालांकि हम सब योग के साथ जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि ये योग का मूल उद्देश्य नहीं है। हठ योग का अभ्यास पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है। हठ योग के अनुसार शरीर वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है और अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है, जो समाधि या कैवल्य की अवस्था है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके योग पद्धति में हम देख सकते हैं और इसीलिए एक योग अभ्यासी और योग के शिक्षक के लिए मानव शरीर की मूल संरचना और कार्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसे नहीं जानते तब तक हम उसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनियों थे उन्होंने भी यही महसूस किया था और इसीलिए योग चूड़ामणि उपनिषद में इसका उल्लेख करते हुए एक बहुत ही अच्छा सूत्र है कि स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धिं कथम भवेत्। जो अपने शरीर को नहीं जानता वह उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। तो आज के वैज्ञानिक युग में इस प्राचीन विज्ञान के प्रचार और प्रसार और स्वीकृति करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके योग प्रणाली के प्रभावों की व्याख्या करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है और इसीलिए एक योग के छात्र के लिए, एक योग के साधक के लिए विभिन्न योग प्रथाओं के संबंध में शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो घट योग की जो बात, घटस्थ योग की बात जो महर्षि गहरन ने की है कि जब तक हमारा शरीर कच्चा होता है, जैसे एक घड़ा कच्चा होता है तो जब हम उसमें पानी भरते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, घड़ा टूट जाता है। लेकिन जब घड़ा पक जाता है, हम मिट्टी के घड़े को पकाते हैं और उसके बाद में जल भरते हैं तो जल उसमें स्थायी रूप से रहता है और जो घट है वो भी टूटता नहीं है। तो योगाग्नि के द्वारा हमारे शरीर को पकाने की बात यहाँ पर की गई है। और उसी क्रम में हठ योग में हम देखें तो सबसे पहले षट कर्मों की बात आती है, जिसे हम शुद्धि क्रियाएं या फिर क्रियाएं कहते हैं। उसमें 6 प्रकार, षट यानी कि 6, कर्म यानी कि क्रियाएं। तो 6 प्रकार के कर्म हमारे शरीर की शुद्धि के लिए करने होते हैं। इसमें है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और
कपालभाति। तो ये 6 प्रकार के षटकर्मों की बात यहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से ये हमारे शरीर पर असर करते हैं। तो शुद्धि क्रियाएं जैसे कि कपालभाति है, अग्निसार है, नौली है, उन सभी से मांसपेशियां है वो टोन अप होती है और रेक्टस जो मांसपेशियां है और डायाफ्राम की वृद्धि और लचीलेपन में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से हमारी श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रणाली है, उसकी कार्यशीलता बढ़ती है। धोती जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करती है। धोती से आमाशय और अन्न नलिका की सफाई होती है। यह सफाई जल से, वस्त्र से और वायु से हो सकती है। धोती के अभ्यास से अपच की बीमारी, पेट संबंधित विकार जैसे कि कब्ज, अम्लता आदि हम ठीक कर सकते हैं। धोती क्लींजिंग जो डाइजेस्टिव ट्रैक पर उसका क्या असर पड़ता है, वो कैसे हमारे पाचन प्रणाली में सुधार लाती है। तो शुद्धि क्रियाओं का पाचन तंत्र पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। वमन धोती हमारे पेट में अतिरिक्त एसिड को दूर करती है। ये उल्टी की जो स्वायत्त क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने में भी मदद करती है। स्फिंक्टर जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से स्थित एक स्मूथ मसल है और इस अभ्यास के दौरान एएनएस को नियंत्रित करने के लिए उच्च मस्तिष्क केंद्र का उपयोग किया जाता है। योग में हम शरीर के स्थूल कार्यों पर नियंत्रण और संतुलन हासिल करने, अस्तित्व के सूक्ष्म स्तर तक पहुंचने, नियंत्रण और संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। इस अनुसंधान में शुद्धि क्रियाएं शरीर के कार्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। वस्त्र और दंड धोती शारीरिक रूप से उदर म्यूकोसल लाइनिंग को उत्तेजित करते हैं और ये लंबे समय में संवेदनशीलता बढ़ाते हैं, जबकि साथ ही साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके ओवर रिएक्शन को भी रोकते हैं। वस्त्र है वो उदर म्यूकोरल लाइनिंग के साथ शारीरिक संपर्क में आते हैं, जिससे म्यूकोसल लाइनिंग का स्त्राव उत्तेजित होता है। वमन वस्त्र और दंड धोती अप्रत्यक्ष रूप से श्वास नली को उत्तेजित करते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो अतिरिक्त बलगम है वो बाहर निकल जाता है। शुद्धि क्रियाओं के उपयोग में किए जाने वाले खारे पानी में एक हल्का एंटीसेप्टिक प्रभाव होता है। अगर समय बचा तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि सॉल्टेड वाटर क्यों हम यूज करते हैं। तो यह शरीर को भी शुद्ध करता है। शंख प्रक्षालन से पूरा जो रास्ता है पाचन तंत्र का वो साफ हो जाता है। भोजन को पूरे पाचन तंत्र से गुजरने में कई घंटे लगते हैं। शंख प्रक्षालन में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आधे से 1 घंटे में पानी एनल कैनल में पहुंच जाता है, जिससे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का एक्टिवेशन होता है। यह आंतों की गतिशीलता की अनैच्छिक प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करता है। यौगिक धारणा के अनुसार शंख प्रक्षालन से प्राण के प्रवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती है। शंख प्रक्षालन में समान प्राण के प्रवाह में सुधार और अपान प्राण को नियमित करने का कार्य होता है। तो जब हम शंख प्रक्षालन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि हमारे पेट और आंतों की रचना कैसी है। पेट और आंतें जो है वो चिकने नहीं होते। आंतों की बनावट जो है वो एक केंचुए की भांति होती है। केंचुए के शरीर में अनेक मांसपेशियां होती है, विशेषकर वृत्त आकार की गोल गोल मांसपेशियां होती है। और केंचुआ जिस प्रकार से चलता है वह हम सबने देखा ही है कि वो सरकते हुए चलता है, अर्थात आगे बढ़ने के लिए उन मांसपेशियों का प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आंतें भी है। आंतें कोई चिकनी मांसपेशी नहीं है और ना ही हमारा पेट चिकना होता है। उसमें भी बहुत सारी परतें होती है। संकुचन के कारण एक मांसपेशी दूसरी के ऊपर चढ़ती है और इस प्रकार से उभरी हुई परत के रूप में रहती है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि अन्न के कण है वो मांसपेशियों की परतों के बीच घुस जाते हैं और वहां पर वो सड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, शरीर को अन्न से जितना पोषक तत्व ग्रहण करना होता है उससे अधिक मात्रा में आमाशय में वो ग्रहण हो जाता है और शेष छोटी आंत द्वारा वो ग्रहण कर लिया जाता है।
इसी बीच पाचक द्रव्यों के मिलने के कारण अन्न धीरे धीरे विघटित होता है और मल बनता है। जब अन्न मल के रूप में परिणित होता है तब हमारे पेट में जितने अतिरिक्त पाचक द्रव्य होते हैं वे उस मल के साथ मिल जाते हैं। वह मल भी आंतों में बहुत जगह फंस जाता है और वहीं पर वो सड़ता रहता है। तो जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो उसमें 5 प्रकार के आसन भी किए जाते हैं। तो वो 5 प्रकार के आसन भी जो है, पहला जो हम ताड़ासन करते हैं, तो ताड़ासन में पेट और संग्रहणी के बीच जो मांसपेशियों का वाल्व होता है जिसे पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, वह खुलता है। तो जल वहां से गुजरता है और फिर छोटी आंत में पहुंचता है। और जब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो मांसपेशियों की परत धीरे धीरे खुलने लगती है और पानी वहां पर प्रवेश करता है। दूसरा तिर्यक ताड़ासन जब हम करते हैं तो जितनी भी परतें वहां पर होती है वो फैलती है और फिर दूसरी ओर से वो संकुचित होती है। इस प्रकार आंतों की जो परतें है वो बारी बारी से फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे जल धक्के के साथ एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी परत में प्रवेश करता है और परतों के भीतर से सड़े हुए अन्न के कणों को निकालता है और सूखे हुए मल को भी निकालता है। तीसरा जो आसन हम करते हैं वो है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन से जब संपूर्ण शारीरिक गति होती है, हमारा जो कटी का जो विभाग है वहां की जो शारीरिक गतिविधि है वो शारीरिक जब हम जोर लगाते हैं तो पूरा जो शरीर है दायां और बायां वो विपरीत दिशा में घूमता है और इससे पूरे शरीर का संचालन होता है, जिससे कि हमारा पेट और कमर जब मुड़ते हैं तो पेट की जो मांसपेशियां है वो थोड़ी सिकुड़ती है और जब वो सिकुड़ती है तो एक निचोड़ के कारण पानी के दबाव को एक धक्का मिलता है और वो नीचे की ओर खिसकने लगता है। चौथा जो आसन है वो है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में जो इलियोसिकल वाल्व है वह खुलता है और उसकी वजह से जल है वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है। पांचवा अभ्यास उदराकर्षण का है और इस आसन के दौरान पेट की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है और उनकी अच्छे से मालिश होती है और आसन के दौरान पाचन के अंगों, स्नायुओं और मांसपेशियों का एक क्रमिक प्रकार से संकुचन होता है, फिर प्रसार होता है और पेट संबंधी व्याधियों के उपचार हेतु ये विशेष सहायक साबित होते हैं। तो इस प्रकार से धोती यानी कि शंख प्रक्षालन की जो क्रिया है उसमें क्रिया के बारे में तो यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि बहुत सारा पानी इसमें पीना पड़ता है और फिर इन सब आसनों के माध्यम से धीरे धीरे एक साइंटिफिक असर जो हमारा पाचन तंत्र के ऊपर पड़ता है उसकी वजह से बहुत अच्छे परिणाम पाए जा सकते हैं। उसके बाद जो है शुद्धि क्रिया वो है वस्ति। उससे कॉलन की क्लींजिंग होती है। एक ये यौगिक एनिमा ही माना जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि एनिमा में यह क्रिया यंत्र या ट्यूब के माध्यम से की जाती है, जबकि यौगिक बस्ती से मलद्वार मलाशय की सफाई होती है और आंतों के विकार ठीक होते हैं। नेति जो है वो नाक, कान और गले की इससे सफाई होती है, नेजल क्लींजिंग होती है। साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, माइग्रेन, आंखों के विकार दूर करने में ये सहायक होती है। दलनेति और सूत्रनेति नासिका गुहा को साफ करते हैं। वे म्यूकस मेम्ब्रेन की अति संवेदनशीलता को दूर करते हैं और जिससे बार बार होने वाली सर्दी है, एलर्जी से होने वाली जो कुछ भी बीमारी है उसको कम करने में मदद मिलती है। क्रिया का अभ्यास व्यक्ति को छींकने और खांसी की प्रतिक्रिया को नियंत्रण पाने में मदद करता है
और अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारी ऑटोनमस नर्वस सिस्टम को भी संतुलित करता है। नॉली जो है एब्डोमिनल मसाज होती है, ये उदरस्थ अंगों की मालिश और उन्हें बल प्रदान करने वाली एक शक्तिशाली क्रिया है। अपच, भूख की कमी और पेट में कीड़े होने पर और वायु दोष को दूर करने के लिए नॉली है ये लाभप्रद है। पाचन अंगों सहित पेट के अंगों को सहारा देने के लिए रेक्टी मसल्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पाचन अंगों के समुचित कार्य के लिए इन मांसपेशियों की जो है वो टोन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उड़ियान जब हम करते हैं, अग्निसार जब हम करते हैं और नौली क्रिया करते हैं, तो ये सब हमारे पाचन तंत्र को एक्टिवेट करने में ये क्रियाएं लाभदायी होती है। ये क्रियाएं बाह्य कुंभक में होती है, तो एक नेगेटिव इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उत्पन्न होता है जो पेट के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को रक्त की आपूर्ति को नियमित करने में मदद करते हैं। ये पेनक्रियाज और लीवर को बेहतर कामकाज के लिए उत्तेजित करता है, जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम का स्त्राव ठीक से होने लगता है। त्राटक भी एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन इसका सीधा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नहीं पड़ता है, इसलिए त्राटक के बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। आंखों और तंत्रिका के अंगीय एवं कार्यात्मक विकारों को दूर करने के लिए त्राटक एक महत्वपूर्ण अभ्यास साबित होता है। कपालभाति है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की क्लींजिंग करती है। ये फेफड़ों का अभ्यास है, इससे फेफड़ों के संबंधित सारे दोष है वो दूर होते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलने के कारण रक्त शुद्ध होता है और कफ के विकार दूर होते हैं। कपालभाति छाती में एक नकारात्मक नेगेटिव प्रेशर बनाता है, जिससे लिम्फ का बेहतर सर्कुलेशन होता है और लसिका प्रणाली उत्तेजित होती है। कपालभाति सामान्य श्वास की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, लेकिन कपालभाति में फोर्सफुली सांस को छोड़ना शामिल है, ताकि कुछ अवशिष्ट जो हवा है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। जब हम ज्यादा देर तक फोर्सफुली एक्सलेशन करते हैं, तो कपालभाति के कई राउंड के बाद एक हाइपर वेंटिलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने से उसकी रक्त सांद्रता है वो कम हो जाती है। इसीलिए यह केमोरिसेप्टर्स के माध्यम से श्वसन केंद्र को उत्तेजित नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास अपने आप होल्ड होता है और जिसे एपनिया कहा जाता है। योग की शब्दावली में इसे सहज कुंभक कहते हैं। आंतरिक श्वसन है निरंतर होता रहता है, इसलिए श्वसन केंद्र उत्तेजित होता है, श्वसन फिर से शुरू होता है। कपालभाति में श्वसन की मांसपेशी और श्वसन पथ के स्वर में सुधार होता है और साइनस है वो क्लीन हो जाते हैं। सामान्य श्वास में ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जबकि कपालभाति में यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। जब भी हम षट कर्म का अभ्यास करते हैं, तो यहाँ पर हम दो बातों की चर्चा, जैसे कि मुख्य विषय जो है कि ये एक तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका क्या असर होता है और दूसरा जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो स्वामी स्वात्माराम हठ प्रदीपिका में बताते हैं कि किनको षटकर्म करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जिनके मेद और कफ बढ़े हुए हैं उनको षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि जिनके दोष सम है उन्हें षटकर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कफ जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक हिस्सा है और रूटीन में सारी प्रक्रिया में और श्वसन संस्थान को मेंटेन करने में कफ की जरूरत होती है।
शुद्धि की जरूरत हमें रहती है, लेकिन अगर हमारे शरीर में कफ का प्रमाण ज्यादा है या फिर कम है तो श्वसन संस्थान में दिक्कत आ सकती है। जो भी म्यूकस है या कफ है उसको हमें बदलना है। तो पाचन तंत्र के विषय में भी कफ की मात्रा का होना आवश्यक है, क्योंकि हमारी श्वसन संस्था है वो ऑलरेडी कफ के साथ जुड़ी हुई है और उसमें कफ का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में कफ को शुद्ध करने के लिए या दूर करने के लिए हमें षट कर्मों का अभ्यास करना जरूरी है। कपालभाति की बात हम कर रहे थे, तो कपालभाति का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे जो लंग्स है उसका जो अपेक्स एरिया होता है, यूजुअली इस एरिया में हवा का आवागमन बहुत ही कम रहता है। जो हमारे अपेक्स यानी कि जो क्लैविकल के पीछे की साइड में एक शंख की आकृति जैसा एक एरिया होता है जिसे अपेक्स एरिया कहते हैं, और उस अपेक्स एरिया में जब हम कपालभाति के स्ट्रोक लगाते हैं तो हवा को कंटिन्यूअसली हम बाहर की ओर फेंकते हैं। जब हम प्रश्वास ही करते रहते हैं तो पहले मिडल लोब पर, फिर अपर लोब पर और लास्ट में अपेक्स एरिया का भी अपेक्स एरिया पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और वो धीरे 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 करके जो एयर है वो क्लीन अप होती रहती है। खास करके ऐसा देखा गया है कि टीबी के जो पेशेंट होते हैं या फिर टीबी के जो बैक्टीरिया है जो है वो अपेक्स एरिया में ज्यादा रहते हैं। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो ये पूरी हवा पूरे एरिया को क्लीन अप करने में हेल्पफुल साबित होती है। इस तरह कपालभाति का जो असर है वो श्वसन संस्थान पर होता है और पूरे लंग्स के एरिया को ये बहुत अच्छे से शुद्ध करने में कपालभाति है वो हेल्पफुल साबित होती है। कपालभाति का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे पेट के स्नायु अंदर की ओर खींचते हैं तो प्रेशर हमारे पेट के ऑर्गन्स पर होता है। पेनक्रियास पर इसका एक्टिव प्रेशर आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पर, लीवर पर भी पैसिव प्रेशर जनरेट होता है और यह प्रेशर लाने की प्रक्रिया एक मसाज के रूप में होती है। एब्डोमिनल ऑर्गन का मसाज होता है। एब्डोमिनल ऑर्गन की मसाज की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जो फंक्शन है, जो सेक्रेशन है, उस पर एक पॉजिटिव असर होता है और चाहे वो इंसुलिन का सेक्रेशन हो या फिर डाइजेस्टिव जूस की सेक्रेशन हो, वो दोनों ही रूप में ये इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। और इसीलिए डायबिटीज और पाचन होने की प्रक्रिया में भी कपालभाति का एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाता है। उसी तरह से धोती के बाद जो जल धोती या दंड धोती की बात करते हैं तो उसमें जो स्टमक का एरिया है वो पूरा वॉश आउट होता है। स्टमक के अंदर जो कुछ भी मलिन मल पड़ा हुआ है वो सब वॉश हो जाता है। वहां का जो कफ है वो भी बाहर निकलने से शरीर बाकी शरीर के कफ को भी नियंत्रण शरीर के बाकी भागों में भी शुद्धि प्रक्रिया होती है। वारिसार धोती के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है उसका वो क्लींजिंग करता है और पूरे ट्रैक में वायु, पित्त, कफ जो भी एक्स्ट्रा है उसको वो मैंने 5 आसनों के बारे में भी बताया। तो क्लीन अप होता है। एक छोटी आंत से शुरुआत करते हैं तो वहां पर पित्त ज्यादा होता है, बड़ी आंत में वायु ज्यादा होती है। तो जब वारिसार धोती करते हैं तो पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें पानी भरने के बाद पूरे गट में से पानी निकलने से वात, पित्त और कफ ये तीनों डाइजेस्टिव ट्रैक की शुद्धि में मदद रूप होते हैं। तो नौली की बात करें तो नौली से जो एब्डोमिनल ऑर्गन का मसाज होता है और जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से उसकी कार्य
प्रणाली में सुधार आता है। अग्निसार में भी यही प्रक्रिया होती है और इसीलिए यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा असर देखा जाता है। कपालभाति के बारे में महर्षि किरण ने 3 प्रकार की कपालभाति की बात की है, व्युत्क्रम, शीतक्रम और वातक्रम कपालभाति। तो उसके भी अलग अलग प्रकार से जो लाभ है वो उन्होंने हमारे शरीर पर किस प्रकार से ये कार्य करते हैं वो बताया है कि तंत्रिका तंत्र पर भी उसका असर होता है। मस्तिष्क के सामने के भाग को शुद्ध करने के लिए ये एक उत्तम अभ्यास है। साथ ही साथ पेट तथा श्वास की प्रक्रिया में सुधार आता है। मन को ये कपालभाति की विधि है वो शांत बनाती है। तो मैंने बताया था कि भाई सॉल्ट वाले पानी का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो जब कभी भी हम षट कर्म का अभ्यास करते हैं तो जल नेति है या फिर शंख प्रक्षालन है, उसमें नमक वाले पानी का प्रयोग किया जाता है। तो नमक का जो इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह क्या है? तो नमक है वो हमारे शरीर में जो नमक वाला पानी है वो शरीर के कोशों में ऑब्जर्व नहीं होता और शरीर के कोश के अंदर जो द्रव है उनको ये बाहर, यानी कि एक ड्राइनेस आती है नमक से। और अगर हम नमक नहीं डालते हैं तो वो पानी हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, एक लेयर बनाकर ये एब्सॉर्ब होने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम नेति वगैरह में नमक वाले पानी का प्रयोग करता है तो वो पानी ज्यादा देर तक हमारे शरीर में रह नहीं सकता, वो पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से किसी न किसी तरह वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ हमने बातें की षटकर्म की हमारे शरीर पर क्या क्या असर होते हैं और खास करके पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, खास करके कपालभाति और वमन धोती और नेति और शंख प्रक्षालन की किस तरह से असर होती है। तो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि अलग अलग सुविधा के लिए हम अलग अलग प्रकार के योग के प्रणालियों का उपयोग करते हैं। अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के योग है तो अलग अलग शरीर प्रणालियों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। यद्यपि योगाभ्यास के लाभों का बहुत प्रकार से उल्लेख किया गया है और शरीर की सभी प्रणालियों को योग के अभ्यास के द्वारा एक साथ प्रभावित होते हैं, चाहे वो आसन हो, मुद्राएं हो, बंध हो, प्राणायाम हो। तो ये सभी यम नियम भी अलग प्रकार से ही एक असर करता है। तो योग जो है वो अनुभव का विज्ञान है और इसीलिए कभी कभी आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान पर योग के सभी प्रभाव का अध्ययन करना कठिन होता है और इसे समझना जितना आसान है उतना समझाना मुश्किल कभी कभी साबित हो जाता है। फिर भी इसे आप सभी को समझाने का एक विनम्र प्रयास मैंने किया है। तो यहाँ कहीं भी अगर कुछ गलती है तो मुझे क्षमा करें। इसी के साथ षटकर्म का जो विषय है वो मैं यहाँ पूरा करना चाहूंगी। हरिओम, थैंक यू।